हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल बायोलॉजी बम। और आज के इस अमेजिंग सेशन में हम बात करेंगे यस द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यस, विद द हेल्प ऑफ पावर नोट्स आज के चैप्टर के ऊपर हम अपनी एक जबरदस्त पकड़ बनाने वाले हैं। राइट, तो आपको पता ही है कि पावर नोट्स क्या है। राइट, दीज आर द शॉर्ट नोट। देखो, 1 से 1.5 पेज में यार कंप्लीट ये चैप्टर आ रहा है आपका। इसको आप बार बार रिवाइज करो और एनसीईआरटी के ऊपर आपकी स्ट्रांग हो जाएगी थ्रू दिस एनसीईआरटी बेस्ड किट इज पावर नोट्स। सो बेटा, बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको मतलब इसमें प्रेजेंट की गई है वेरियस टॉपिक्स को, ताकि उन टॉपिक को आसानी से आप उन टॉपिक्स के ऊपर आप पकड़ बना सको। सही बात है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, पहले वीडियो देख लो, बाद में आपने डाउनलोड करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके फाइल को डाउनलोड करना है, उसको पढ़ लेना है। सही बात है। ओके चलो भाई, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बात हो रही है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। तो एनसीईआरटी क्या करती है, यहाँ पे हमें बता रही कि एक्चुअली ग्रोथ है क्या। सो एनसीईआरटी हमें बता रही है कि भाई ग्रोथ होती क्या है। एक्चुअली ग्रोथ मतलब क्या है, साइज में इंक्रीज होना है, साइज बढ़ जाना। लेकिन एनसीईआरटी एक बहुत बात क्लियर तरीके से बोल रही है। एनसीईआरटी कहती है कि साइज में बढ़ जाने की ग्रोथ नहीं है, क्योंकि जैसे मान लो भाई बारिश होती है, आपके घर के जो दरवाजे हैं उसकी भी साइज बढ़ जाती है, वो बंद नहीं होते, बंद कर दिए तो खुलते नहीं है ना, स्वेल अप हो जाते हैं। सो बेसिकली दैट इज नॉट अ ग्रोथ। ग्रोथ मतलब क्या, इट इज इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल होती है भाई ग्रोथ। इट इज इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन। इरिवर्सिबल है तो ये भाई आप उसको ग्रोथ कहते हो। इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज होना चाहिए। राइट, सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्लांट ग्रोथ। भाई प्लांट की ग्रोथ और ह्यूमन की ग्रोथ भाई अलग अलग है। प्लांट के ग्रोथ के कुछ अलग फीचर्स हमें दिखाई देते। कौन से फीचर्स है? सो ग्रोथ इज अनलिमिटेड इन केस ऑफ प्लांट। यस भाई, इनके पास होते कुछ कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल, जिसे हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक का मीनिंग ये है कि भाई ऐसे सेल जो कि कंटिन्यूअसली डिवाइड कर जाते हैं। सही बात है। सो यहाँ पे जो प्लांट की जो ग्रोथ है, इट इज अनलिमिटेड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल। प्लांट बुढ़ा नहीं होता। राइट, ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ क्यों भाई ओपन है? यस, ओपन मतलब कि भाई ये ग्रोथ के लिए हमेशा ओपन है, इसकी ग्रोथ सीज नहीं हुई है, ये बात हम कर रहे हैं। सो द ग्रोथ इज अनलिमिटेड। राइट, एंड प्लांट शोज ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। अब प्लांट के ग्रोथ को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ये रहा प्लांट, ये रहा उसका स्टेम। अगर ये जो स्टेम है भाई साहब, ये रहा स्टेम, इस स्टेम, राइट, एक मिनट थोड़ी अच्छी डायग्राम निकाल लेते हैं ना इस तरीके से। ओके, ये रहा प्लांट, ये रहा प्लांट, है ना, ये उसके लीफ हो गए। अब प्लांट की अगर वर्टिकल हाइट बढ़ रही है, हम इसे कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। और प्लांट की ये जो गर्थ बढ़ जाती है प्राइमरी ग्रोथ के बाद, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। सो बेसिकली सेकेंडरी ग्रोथ में प्लांट की गर्थ बढ़ जाती है और प्राइमरी ग्रोथ में प्लांट की हाइट बढ़ती है। सही बात है। सो दैट इज व्हाट वी आर कॉलिंग एज अ प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ। सही बात है। अब प्राइमरी ग्रोथ जो है भाई, प्राइमरी ग्रोथ जो है ये हमें दिखाई देती है। एक्चुअली में होता क्या है यार, ये रहा प्लांट, और ये जो प्लांट है इसके रूट के और शूट के टिप पे, ये जो रूट हो गया उसका, और यहाँ पे जो शूट हो गया, और यहाँ पे जो शूट हो गया, यहाँ पे होते कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं जो कि कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं। और भाई ये रूट के मेरिस्टेमेटिक सेल्स उसको डाउनवर्ड ग्रोथ करा रहे हैं, शूट के मेरिस्टेमेटिक सेल उसकी अपवर्ड ग्रोथ करा रहे हैं। बिकॉज ऑफ दिस रूट एंड शूट मेरिस्टेमेटिक स्टेम, प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ हो रही है। सही बात है। अब बात हो रही है यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ की। तो ये जो प्लांट है भाई, मान लो ये प्लांट का स्टेम है। अब यहाँ पे होते हैं कुछ लैटरल मेरिस्टेम, यहाँ पे होते हैं कुछ लैटरल मेरिस्टेमेटिक सेल्स, कुछ लैटरल मेरिस्टेमेटिक सेल ऐसे होते हैं यहाँ पे। ओके, जिनमें ग्रोथ होती है, सेल डिवाइड हो जाते हैं, डिफरेंशिएट हो जाते हैं, प्लांट की गर्थ बढ़ जाती है। तो एनसीईआरटी कहते हैं कि प्राइमरी ग्रोथ इज बिकॉज ऑफ रूट एंड शूट अपिकल मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी ग्रोथ इज बिकॉज ऑफ द लैटरल मेरिस्टेम। सही बात है, लैटरल मेरिस्टेम। सेकेंडरी ग्रोथ हमें हमें कौन से प्लांट्स में दिखाई देती है? डाइकॉट्स में दिखाई देती है। राइट, हमें दिखाई देता है जिम्नोस्पर्म में। क्या जिम्नोस्पर्म में भी हमें सेकेंडरी ग्रोथ दिखाई देती है? बिल्कुल सही बात। बात हो रही है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का। लास्ट टॉपिक जो है वहां पे दिया है कि भाई सेकेंडरी ग्रोथ तो आपको जिम्नोस्पर्म में भी दिखाई देती है। सही बात हो रही है। ये से कि हमें ये भी बता रहे हैं कि भाई ये जो ग्रोथ होती है, ये ग्रोथ मेजरेबल होती है। मेजरेबल होती है, आप इसको आराम से मेजर कर सकते हो कि भाई प्लांट के सेल्स किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, प्लांट का फ्रूट किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, वो मेजर करके आप बोल सकते हैं कि भाई देखो इसकी ग्रोथ हो रही है। सही बात है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फेजेस ऑफ ग्रोथ। अब ये जो बात कर रहे थे ना,
अब ये जो बात कर रहे थे ना, अगर हम रूट की अगर बात करें तो मान लो कि ये रूट है, सही बात है। अब यहाँ पे है मेरिस्टेमेटिक सेल्स, यहाँ पे है मेरिस्टेमेटिक सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल्स है ना, ये देखो कई सारे मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, कई सारे मेरिस्टेमेटिक सेल्स है ना, ओके, कई सारे मेरिस्टेमेटिक सेल्स है। तो एनसीटी की क्या कह रही है कि हमें मेरिस्टेमेटिक फेज कहाँ पे दिखाई देते हैं, सिंपल सा टॉपिक है, ध्यान से सुनो तो समझ में आएगा। अब यहाँ पे क्या होते हैं कि भाई ये जो रूट के, और वैसे ही अगर हम बात करें शूट, ये ऊपर का रहा शूट है ना, ये तो रूट रहा जो हमने निकाला। तो यार रूट का जो अपेक्स होता है, यहाँ पे हमें ऐसे सेल्स दिखाई देते हैं, ऐसे मेरिस्टेमेटिक सेल्स दिखाई देते हैं विच आर रिच इन प्रोटोप्लाज्म, जिनके पास भर भर के प्रोटोप्लाज्म है। यस, लार्ज कॉन्स्पिकस न्यूक्लिया इनके पास होता है, सेल वॉल से प्राइमरी सेल वॉल है इनकी, और ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं, सही बात है। भर भर के प्रोटोप्लाज्म में कंटिन्यूसली डिवाइड करने वाले सेल है, इसलिए इनके पास भर भर के प्रोटोप्लाज्म होता है, सही बात है। ताकि मतलब प्रोटोप्लाज्म मतलब क्या, फूड हो गया आपका, सही बात है, उसमें सिर्फ एनर्जी रिक्वायरमेंट है आपकी प्रोटोप्लाज्म में आपके, तो आप आराम से डिवाइड कर सकते हैं। तो वो सब फीचर्स यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक फेज में आपको दिखाई देते हैं। अब मेरिस्टेमेटिक फेज के जो पहले के मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, मतलब यही सेल्स जो यहाँ पे है, इसी टाइप के सेल्स जो यहाँ पे है, अब इनमें क्या होता है भाई, यहाँ पे इनमें आ जाता है वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी भाई साइज बढ़ जाती है, जिसके वजह से क्या होता है कि रूट की साइज बढ़ जाती है। तो एनसीटी यही हमें कहती है कि द सेकंड फेज, जो मेरिस्टेमेटिक फेज के पहले के जो सेल्स है, वहां पे हमें कुछ अलग टाइप के सेल्स दिखाई देते हैं। उनमें हमें ये दिखाई देते हैं कि यहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है उनमें अब वैक्यूलेशन दिखाई दे रहा है, मतलब वैक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं, और अब यहाँ पे सेकेंडरी वॉल भी डिपॉजिट होने लगी है। आपको पता है कि भाई प्राइमरी वॉल क्या होती है, सेकेंडरी वॉल क्या होती है, आपको पता ही है। ये रहा इसकी सेल वॉल प्लांट की, उसके अंदर है इस प्लांट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्राइमरी वॉल के अंदर यहाँ पे सेकेंडरी वॉल फॉर्म होते हुए हमें दिखाई देती है, सही बात है, ओके, बिल्कुल सही बात ना। सो एलोंगेशन फेज में हमें दिखाई देते हैं वैक्यूलेशन फॉर्म हो रहा है, सेकेंडरी सेल वॉल का डिपोजिशन यहाँ पे हो रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ मैच्योरेशन फेज, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज मतलब क्या, अब यहाँ पे सबसे पहले हमने बात की मेरिस्टेमेटिक फेज की, उसके बाद हमने बात की कि मेरिस्टेमेटिक फेज के पहले के जो सेल्स है उनमें एलोंगेशन फेज दिखाई देते हैं। अब एलोंगेशन सेल्स के जो पहले के सेल्स है, राइट, उनमें हमें क्या दिखाई देता है, उनमें हमें दिखाई देता है कि अब ये सेल मैच्योर हो रहे हैं। पहले तो मेरिस्टेमेटिक फेज में से गए, फिर वहां पे उनमें एलोंगेशन फेज हुई, अब वो मैच्योर हो रहे हैं। अब मैच्योर हो रहे हैं मतलब क्या, इनकी सेल वॉल थिक हो जाती है, इनकी सेल वॉल थिक हो जाती है। सेल्स इन दिस फेज हैव मैक्सिमल साइज एंड दे हैव अ थिक सेल वॉल। सिंपल सा एमसीक्यू किस तरीके से बनता है, आपको पूछा जाता है कि भाई एक सेल है, मेरिस्टेमेटिक सेल है, विच आर रिच इन प्रोटोप्लाज्म, इस टाइप के सेल्स आपको इस टाइप का अगर सेल आपको दिखाई देते हैं तो आप क्या कहोगे, कौन से फेज में, आप कहोगे कि दैट सेल इज इन मेरिस्टेमेटिक फेज। आपको पूछा जाएगा कि भाई एक सेल है जिसमें भाई वैक्यूल्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो वो कौन से फेज को बिलोंग करते हैं, आप कहोगे वो एलोंगेशन फेज को बिलोंग करते हैं। इस तरीके से यहाँ पे एमसीक्यू बन जाते हैं, सही बात है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ ग्रोथ। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, ये रहा सेल, अब हो क्या रहा है यहाँ पे, ये रहा सेल, ये सेल डिवाइड हो के दो सेल्स बनते हैं, फिर ये भी सेल डिवाइड हो के दो दो सेल्स बनते हैं, कुछ इस तरीके से। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे डायग्राम निकाल दिया है ना, एक सेल डिवाइड हुआ, दो सेल बने, फिर ये भी डिवाइड हुआ, इस तरीके से माइटोटिकली सेल डिवाइड कर जा रहे हैं, राइट। अब एनसीईआरटी कहते हैं कि भाई यहाँ पे भी हमें दो टाइप की ग्रोथ दिखाई देती है, एक को हम कहते हैं अरिथमेटिक ग्रोथ, एक को हम कहते हैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ। नाउ व्हाट इज अरिथमेटिक ग्रोथ, इन अरिथमेटिक ग्रोथ following the mitotic cell division only one daughter cell continues to divide while the other cell differentiate and mature। एनसीईआरटी क्या कहती है कि अरिथमेटिक ग्रोथ में क्या होता है, मतलब ये जो माइटोटिक डिवीजन हो रही है सेल्स की, कभी कभी क्या होता है, मतलब कुछ कुछ जगह पे क्या होता है कि ये जो सेल बना, यहाँ पे दो सेल बने तो ये मैच्योर हो गया, ये डिवाइड करा ही नहीं तो ये बना ही नहीं, ये डिवाइड किया ही नहीं भाई साहब, है ना, तो ये भी नहीं बना। फिर ये इसने डिवाइड किया, इसमें से एक मैच्योर हो गया, इसमें से एक मैच्योर हो गया, इसमें से एक मैच्योर हो गया, देखो ये मैच्योर हो गया, एक मिनट, ये मैच्योर हो गया, सही बात है। अब ये बना, अब यहाँ पे ये जो बना है ये फिर से डिवाइड कर जाता है इस तरीके से, इसमें से ये फिर से मैच्योर हो जाता है, एक ही डिवाइड करता। तो एनसीईआरटी कह रही है कि पहले मेरे पास एक सेल था, यहाँ पे बने दो, अब बने टोटल तीन,
1 2 3, राइट। सो इस तरीके से यहाँ पे मुझे दिखाई देता कि इस तरीके से यहाँ पे सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा। तो ये इस टाइप का डिवीजन जो इस टाइप की जो ग्रोथ है मुझे रूट्स में दिखाई देती है, जहां पे 2 सेल तो बन रहे हैं लेकिन 2 में से 1 सेल मैच्योर कर जा रहा है, अब वो डिवाइड नहीं कर रहा। सही बात है। और इस टाइप की ग्रोथ देखो, इस टाइप की ग्रोथ को हम कहते हैं अरिथमेटिक ग्रोथ। जबकि ज्योमेट्रिक ग्रोथ मतलब क्या? ज्योमेट्रिक ग्रोथ बिल्कुल सिंपल है कि भाई एक ए सेल रहा, इसने डिवाइड किए 2 बने, फिर ये सेल रहा, इसने डिवाइड किए 2 बने, 2 बने, राइट। और इस तरीके से हर एक सेल डिवाइड कर रहा है, इसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ। ज्योमेट्रिक ग्रोथ में क्या होता है? सबसे पहले मेरे पास एक सेल है, एक से बने 2, 2 से 4 बने, राइट, 4 से 16 बनेंगे, राइट। तो ये डिफरेंस है। इन ज्योमेट्रिक ग्रोथ बोथ द प्रोजेसेस फॉलोइंग द माइटोटिक डिवीजन they retain the ability to divide and they continue to divide. It is seen in all cells, tissue and organs of a plant. प्लांट में सब तरफ आपको ज्योमेट्रिक ग्रोथ दिखाई देती है, जहां पे हर कोई सेल डिवाइड कर रहा है। लेकिन रूट्स में क्या हो रहा है? रूट्स में ये हो रहा है कि बेटा 2 सेल बने, उसमें से एक मैच्योर हो रहा, राइट, दूसरा ही डिवाइड हुआ, जैसे ही डिवाइड हुआ 2 में से एक मैच्योर हो गया, एक ही डिवाइड हुआ। इस टाइप की ग्रोथ को हम कहते हैं अरिथमेटिक ग्रोथ। यहाँ पे मुझे किस तरह की ग्रोथ दिखाई दे रही है? सबसे पहले एक सेल है, अब यहाँ पे 2 है, अब यहाँ पे 3 बन रहे हैं, अब यहाँ पे 4 बन रहे हैं। शुरुआत से अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 इस तरीके से। सही बात है। सो यहाँ पे हमें लीनियर कर्व में ऐसे दिखाई देते हैं कि सेल इस फैशन में बन रहे हैं, 1 2 3 4, एक लाइन के अकॉर्डिंग बन रहे हैं, जैसे आपकी मेजर स्केल होती है, हम इसे कहते हैं लीनियर कर्व। देखो इसे हम लीनियर कर्व कहते हैं। सही बात है। जबकि हमें ज्योमेट्रिक ग्रोथ में मिलता है सिग्मोइड कर्व। सिग्मोइड कर्व मतलब क्या है? सिग्मोइड कर्व मतलब क्या है? यहाँ पे देखो ये प्लांट की ग्रोथ हो रही है, इधर ग्रोथ निकाला और यहाँ पे निकाला टाइम। सो टाइम के साथ क्या हो रहा है? ये देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या बने भाई? 1 से 2 बने, फिर 2 से 4 बने, 16 बने, और ये बहुत 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 मैक्सिमम हो जाता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है यहाँ पे, राइट। और फिर बाद में क्या होता है कि भाई सेल्स तो इस तरीके से सेल डिवाइड करेंगे, 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 16 बनेंगे, तो क्या होगा? न्यूट्रिशन की कमी आ जाएगी। इसलिए एनसीईआरटी कहती है कि भाई यहाँ पे आ जाती है स्टेशनरी फेज। सो ज्योमेट्रिक कर्व में मुझे सिग्मोइड कर्व मिलता है, जहां पे सबसे पहले मुझे धीरे धीरे ग्रोथ दिखाई देती है, जहां पे सबसे पहले मुझे धीरे धीरे ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखो जिसे हम लैग फेज कह रहे हैं, उसके बाद आता है एक्सपोनेंशियल फेज, एंड देन उसके बाद आ जाता है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज क्यों आई? क्योंकि भाई आपके न्यूट्रिएंट्स लिमिटेड है। सही बात हो रही। ओके, तो अरिथमेटिक ग्रोथ, लीनियर कर्व, ज्योमेट्रिक ग्रोथ, सिग्मोइड कर्व, इस तरीके से यहाँ पे बात हो रही है। सही है बेटा? ओके, बिल्कुल सही बात। नाउ लेट्स प्रोसीड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ ग्रोथ रेट। सो दो टाइप के ग्रोथ रेट हम बोलते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और एक होता है रिलेटिव ग्रोथ रेट। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट मतलब क्या कि भाई एक जो प्लांट है, मान लो ये लीफ है, ये जो लीफ है, देखो ये यहाँ पे मैंने लीफ को ड्रॉ किया है, ये लीफ को मैंने ड्रॉ किया है। लेट्स से कि ये जो प्लांट, ये जो लीफ है, इसका जो एरिया है वो है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरीके से। ओके, अब लेट्स से कि भाई ये इसकी साइज बढ़ गई, इसमें ग्रोथ हुई, अब इसकी साइज बढ़ गई। लेट्स से कि अभी ये हो चुका है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एब्सोल्यूट ग्रोथ मतलब क्या? फाइनल ग्रोथ माने इनिशियल ग्रोथ। कितना हो गया भाई? 10 - 5, दैट इज आपको हो गया कि इसकी एब्सोल्यूट ग्रोथ हुई है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं रिलेटिव ग्रोथ की अगर बात करूं तो रिलेटिव ग्रोथ मतलब क्या? फाइनल ग्रोथ कितनी है? 10, इनिशियल ग्रोथ कितनी है? 5। सही बात है। और इनिशियल ग्रोथ कितनी थी भाई? 5। सही बात है। सो 10 में से 5 गए, 5 1, दैट इज 100% ग्रोथ हुई यहाँ पे। सही बात है। तो ये इसे हम कहते हैं रिलेटिव ग्रोथ, कि भाई इनिशियल ग्रोथ के रिलेशन में कितनी फाइनल ग्रोथ हुई। सो ये सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है। एब्सोल्यूट ग्रोथ मतलब क्या, रिलेटिव ग्रोथ मतलब क्या, इसके ऊपर एमसीक्यू आते हैं। सही बात है। आपको लग रहा होगा कि इसमें ऐसे ऐसे हमने मार्क करके क्यों नहीं दिया आपको। हम पहले सोच रहे थे कि यहाँ पे हम मार्क करके दे कि ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन बेटा ये बात है कि पावर नोट्स में सभी इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वही इसमें दिया गया है। ये बात आप बिल्कुल फिक्स कर लो। इसलिए ये नहीं बोल रहा हूं मैं कि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सब। तो मैं ये नहीं बोल सकता ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी। इस तरह की बात समझ लो आप, पावर नोट्स को किस तरीके से पढ़ना है। एक बात समझ लो, जो यहाँ पे दिया है वो आपको पता होना ही होना चाहिए, कंपलसरी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। तो ध्यान से सुनो मेरे दोस्तों, यहाँ पे ये है मेरिस्टेमेटिक सेल्स, जो कि कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, राइट, जो कि सीड के पास है, एम्ब्रियो के पास ये सेल्स है। अब होता है कि भाई ये जो सेल्स है मेरिस्टेमेटिक, ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स है। प्लांट के पास टोटल सेल्स कितने टाइप के है भाई? 4 टाइप के।
एक है पैरेनकाइमेटस सेल्स, एक है कोलेनकाइमेटस सेल्स अगर वो डाइकॉट है तो, एक है स्क्लेरेनकाइमेटस सेल, एक है स्क्लेरेनकाइमेटस सेल, और चौथा तो ये मेरिस्टेमेटिक सेल हो गया। तब ये सेल बनते कैसे हैं? ये सेल बनते कैसे देखो, ये रहा यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल भाई, मेरिस्टेमेटिक सेल डिफरेंशिएट होके पैरेनकाइमेटस सेल बनाते हैं। उनके फीचर्स क्या है, ये हमने एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ा है। सो ये जो प्रोसेस है कि भाई ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स ही पैरेनकाइमेटस सेल, कोलेनकाइमेटस सेल, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल बना रहे हैं, तो मतलब क्या हो रहा है, ये डिफरेंशिएट हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं। सो द एक्ट ऑफ मैच्योरेशन प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। सही बात है, ओके। तो मेरिस्टेमेटिक सेल ने भाई ये 3 टाइप के सेल बना दिए। अब होता क्या है कि मान लो कि भाई ये जो प्लांट है ये चाहता है कि अब मैं कोलेनकाइमेटस सेल बनाऊं, तो वो कैसे बनेगा? पैरेनकाइमेटस सेल से कोलेनकाइमेटस सेल नहीं बनते, पैरेनकाइमेटस सेल से कोलेनकाइमेटस सेल बनते नहीं है, ये पैरेनकाइमेटस सेल से स्क्लेरेनकाइमेटस सेल नहीं बनते, ये तो मैच्योर सेल्स है। तो इसलिए प्लांट के पास अपना एक सोच है। प्लांट क्या करता है, पैरेनकाइमेटस सेल जो अभी ये बना है उसको भाई बना देता है फिर से मेरिस्टेमेटिक सेल। ओके, इसे हमने कहा डिफरेंशिएशन। अब इसे जो कह रहे हैं, जो रिवर्स हो रहा है, पैरेनकाइमेटस सेल से मेरिस्टेमेटिक सेल बन रहा है, इसे हम कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। हम इसे कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। देखो, डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पैरेनकाइमेटस सेल से आप मेरिस्टेमेटिक सेल्स बना दो, फिर यहां पे ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है उससे आप जो सेल चाहे बना सकते हो। आप फिर से पैरेनकाइमेटस बना सकते हो, कोलेनकाइमेटस बना सकते हो, स्क्लेरेनकाइमेटस बना सकते हो। सो द डिफरेंशिएटेड सेल, ये देखो यहाँ पे डिफरेंशिएटेड सेल से रिगेन द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन अंडर सर्टेन कंडीशन। फॉर एग्जांपल पैरेनकाइमा सेल डी डिफरेंशिएट टू फॉर्म इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम बना देते हैं, जिसके बाद वहां पे सेकेंडरी ग्रोथ हमें दिखाई देती है। अब यहां पे क्या हुआ, इसे मैंने डिफरेंशिएशन कहा, मेरिस्टेमेटिक सेल से पैरेनकाइमेटस सेल बना। अब यहां पे जो हो रहा है कि पैरेनकाइमेटस सेल से फिर से मेरिस्टेमेटिक सेल बन रहा है, इसे मैं डी डिफरेंशिएशन कह रहा हूं। और यहां पे देखो, फिर से मेरिस्टेमेटिक सेल से फिर से तीनों में से कोई भी सेल बन सकता है, प्लांट की मर्जी, उसे अपन कहते हैं री डिफरेंशिएशन। इट इज अ री डिफरेंशिएशन। सो डी डिफरेंशिएटेड सेल अगेन मैच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। सो यहां पे देखो, डी डिफरेंशिएशन अगेन मैच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है बेटा। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ डेवलपमेंट। अब एनसीईआरटी यहाँ पे हमें लीफ के फॉर्मेशन के बारे में कुछ चीजें बताना चाहती है। तो क्या बताना चाहती है? एनसीईआरटी कहती है कि भाई कुछ कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें हमें क्या दिखाई देता है कि वो बच्चू है तो उसके पास अलग टाइप के लीफ है। वो अगर बच्चू है प्लांट, उसके पास अलग टाइप के लीफ है। जैसे जैसे वो प्लांट बड़ा हो गया तो भाई उसके लीफ का शेप चेंज हो गया। मतलब बचपन में अलग शेप का लीफ, बच्चू बड़ा हुआ, दैट इज प्लांट बड़ा हुआ तो उसके पास अलग शेप का लीफ। तो ये जो है भाई, ये जो एबिलिटी है प्लांट की, इसे हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। देखो, द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर, नॉट ओनली लीव्स, द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट, इट इज कॉल्ड एज प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी मतलब क्या भाई, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंगली या फिर आपके लाइफ के स्टेज के अकॉर्डिंगली आपके स्ट्रक्चर में चेंज है ना, इसे हम प्लास्टिसिटी कहते हैं। एनसीईआरटी कहते हैं कि प्लास्टिसिटी का एग्जांपल है हेटेरोफाइली, जहां पे लिव का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, जैसे कि सीसीएल में हमें दिखाई देता है। अब सीसीएल क्या है? कॉटन, कोरिएंडर और लार्सपुर। ये जो प्लांट्स है इनमें हमें ये दिखाई देता है कि ये प्लांट भाई अगर जुवेनाइल है, मतलब बच्चू है, तो उसके पास अलग शेप का लीफ है, और वही प्लांट बड़ा हो जाता है तो एडल्ट प्लांट में हमें अलग टाइप के शेप के लीफ दिखाई देते हैं। इस फिनोमिनॉन को हम प्लास्टिसिटी कह रहे हैं। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ। एनसीईआरटी कहती है कि भाई इसी टाइप के अलग अलग टाइप के लीफ आपको दिखाई देते हैं बटर कप में भी। अब बटर कप का क्या सीन है? ये बटर कप प्लांट जो है, अगर ये पानी के अंदर है तो उसके लीफ कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देते हैं, जबकि यही बटर क्लब अगर टेरेस्ट्रियल पे है, जमी पे है, तो आपको कुछ इस टाइप के लीफ दिखाई देते हैं। मतलब प्लांट एक ही है, दो अलग अलग टाइप के लीफ, शेप के लीफ, दो अलग अलग शेप की लीफ, डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस ऑफ एनवायरमेंट। पानी में है तो ये लीफ, और जमी पे है तो इस टाइप के शेप की लीफ। तो ये भी तो प्लास्टिसिटी हो गया, बट दिस इज प्लास्टिसिटी इन रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट, इन रिस्पॉन्स टू द वाटर एनवायरमेंट, इन रिस्पॉन्स टू द टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट। तो ये है बटर कप।
ये है बटरकप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल दिया है। तो प्लास्टिसिटी कौन शो करता है? सभी के सभी शो करते हैं। सिर्फ प्लास्टिसिटी मतलब क्या? शेप में चेंज आ रहा ना। शेप में चेंज दो तरीके से हमें दिखाई देता है जब हम प्लांट्स को दिखाई देखते हैं। एक कि भाई जिनको अकॉर्डिंग टू उनके लाइफ की स्टेज, अकॉर्डिंग टू देयर शेप का जो साइज है वो चेंज हो रहा है। बच्चों में ये, एडल्ट में सीसीएल, कॉटन कोरिएंडर, लरक्सबू। और यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन द एनवायरमेंट दैट इज बटरकप। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में ये, पानी में ये। तो ये चारों के नाम पता चाहिए। सही बात है। बढ़ते आगे बेटा, बढ़ते आगे। नाउ लेट्स अबाउट अ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। जैसे अपने पास हार्मोन है, इसी टाइप के हार्मोन्स मान लो प्लांट्स के पास भी होते हैं, जिसके वजह से उनकी ग्रोथ होती है। जैसे अपने पास ग्रोथ हार्मोन है और अपनी हाइट बढ़ती है ग्रोथ हार्मोन की वजह से, वैसे ही इनके पास भी अलग अलग टाइप के हार्मोन है। जो हार्मोन्स या जो रेगुलेटर्स, हम बेटर वे में उनको रेगुलेटर्स कहते हैं। ये जो रेगुलेटर्स है, इनको दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। एक है ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज, एक है ग्रोथ इनहिबिटर एक्टिविटी। जो भाई प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं उनको हम कहते हैं ग्रोथ प्रमोटर्स, उनको हम कहते हैं ग्रोथ प्रमोटर्स। जबकि कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हमें ये दिखाई देते हैं कि जो ग्रोथ को प्रमोट नहीं करते। मतलब इनमें अगर प्लांट को हमने ये दे दिया, अगर प्लांट ने खुद भी ये सिंथेसाइज कर लिया, तो प्लांट की जो भाई ग्रोथ है ये नहीं हो पाएगी। उनको हम कहते हैं ग्रोथ इनहिबिटर। So growth promoter are auxin, gibberellin, cytokinin. Growth inhibitors are इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड। सही बात है। इसकी अपन ट्रिक भी देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी कहती है कि इथिलीन कुड फीड आइदर ऑफ द ग्रुप बट इट इज लार्जली एन इनहिबिटर। इथिलीन भाई दोनों ग्रुप में भी आप रख सकते हो। किस तरीके से? कुछ कुछ रीजन में ग्रोथ को प्रमोट करता है, कुछ कुछ रीजन्स में, कुछ कुछ स्टेप्स में वो ग्रोथ को इनहिबिट करता है। एनसीईआरटी कहती है कि दोनों में आप, दोनों कैटेगरी में आप उसको रख सकते हो, बट इट इज लार्जली एन इनहिबिटर। देखो यहाँ पे डिटेल में देखते हैं ताकि ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाए। सही बात है। अब हम क्या करने वाले हैं, इन सभी को हम वन बाय वन स्टडी करने वाले हैं। सो वी आर स्टार्टिंग विथ ऑक्सिन। सही बात है कि भाई ऑक्सिन क्या क्या करता है। ये बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल आपके लिए यहाँ पे दिया गया है बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है ये। इसे तो डेली पढ़ना चाहिए। अब नीट नहीं होती तब तक, है ना, तो 5-5 मिनट लगेंगे डेली, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग बन जाएगा। सो लेट्स से यहाँ पे वी आर स्टार्टिंग विथ ऑक्सिन। सो भाई बात हो रही है ऑक्सिन की, तो देखो बात हो रही है ऑक्सिन की, तो अब यहाँ पे ऑक्सिन के बारे में क्या क्या दिया है देखो। भाई ऑक्सिन कहाँ पे सिंथेसाइज होता है? ये इसका सिंथेसिस हमें दिखाई देता है रूट और शूट के टिप पे। रूट और शूट के टिप पे हमें दिखाई देता है। इट इज अ ग्रोथ प्रमोटर, मतलब रूट और शूट की दोनों की ग्रोथ ही प्रमोट करेगा। किसने ढूंढ के निकाला? इनको ढूंढ के निकाला है चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने। अब चार्ल्स डार्विन, फ्रांसिस डार्विन भाई वो क्या कर रहे थे, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जहां पे उन्होंने ग्रास का कोलियोप्टाइल लिया था। ग्रास का उन्होंने कोलियोप्टाइल लिया था, ये रहा ग्रास का कोलियोप्टाइल। एक दिन उनको उनकी जो है विंडो गलती से खुली रहेगी, दूसरे दिन उन्होंने आके देखा तो उनको दिखाई दिया कि भाई ये जो है ये ऐसे झुक गया है, ये ऐसे झुक गया है उस तरफ जहां से विंडो खुली थी। सो चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन they were performing an experiment on coleoptile of a canarias। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। उन्होंने ऑक्सीजन को ढूंढ के निकाला, और भाई ऑक्सीजन को इन्होंने ढूंढ के तो निकाला, लेकिन ऑक्सीजन को बाहर किसने निकाला? मतलब भाई उसको आपको दिखना चाहिए ना, ये रहा ये ऑक्सीजन, ये किसने निकाला? ये है एफ.डब्ल्यू. वेंट। मैं इसकी ट्रिक भी हमेशा बताता हूँ कि एफ.डब्ल्यू. वेंट वेंट टू एक्सट्रैक्ट और टू आइसोलेट द ऑक्सीजन फ्रॉम द प्लांट। अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट करके वेंट साहब ने ऑक्सीजन ऐसे दिखा कि भाई ये है ऑक्सीजन जो ये चीज करा रहा था। अब दो टाइप के ऑक्सीजन हमारे पास है, नेचुरल एंड सिंथेटिक ऑक्सीजन। नेचुरल ऑक्सीजन मतलब क्या है? इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटिक एसिड, IAA, IBA। एक सिंथेटिक ऑक्सीजन भी हमारे पास है, दैट इज 2,4-D। बेटा ये सिंथेटिक मतलब क्या है? केमिकल्स होते हैं जो कि बिल्कुल नेचुरल, जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर उसके जैसे एक्शन दिखाते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई ये सिंथेटिक ऑक्सीजन है। सही बात। सो व्हाट इज द केमिकल नेचर? इंडोल कंपाउंड, दे आर इंडोल इन नेचर। So what are the effects of this particular plant growth regulator? So ये क्या करता है भाई? ऑक्सीजन आपको क्यों चाहिए या प्लांट इसको क्यों बनाता है? देखो बेसिकली हमने क्या किया, हमने प्लांट में भाई प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर किस तरह से काम करते हैं वो हमने स्टडी किया, और फिर आर्टिफिशियली उनको हमने अपने फायदे के लिए यूज करना शुरू किया। जैसे ऑक्सीजन को हम किसके लिए यूज कर सकते हैं देखो। सो ऑक्सीजन इट प्रमोट द फ्लावरिंग पाइनएप्पल। मान लो आप पाइनएप्पल का आपने पेड़ लगा दिया, प्लांट लगा दिया, और उसको फ्लावर आने में टाइम लगते हैं 6 से 8 महीने। तो भाई साहब आप क्या करते हो, उसके ऊपर ऑक्सीजन छिड़क दो। सही बात है, जल्दी से फ्लावर आ जाएंगे। सो फ्लावर आ जाएंगे मतलब क्या, रिप्रोडक्टिव फेज में वो जल्दी एंटर कर जाएगा। सो इट प्रमोट द फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। It prevent the fruit and leaf drop. It prevents the fruit and leaf drop। इन सभी
मैं बात करता हूँ उसके बारे में, आता हूँ मैं। ये क्या करते हैं, अपाइकल डोमिनस प्रोवाइड करता है प्लांट को। अपाइकल डोमिनस मतलब क्या, तो यहाँ पे ये रहा प्लांट है ना, ये रहे उसके लीफ, ये रहे उसके लीफ, ये रहा प्लांट है ना, ये रहे उसके लीफ, सही बात है। अपाइकल डोमिनस मतलब क्या, रूट एंड शूट के अपेक्स पे मुझे यहाँ पे ऑक्सीजन फॉर्म होते हुए दिखता है, जो ऊपर से आता है और ऐसे ऐसे आने के बाद इनको वो हटा देता है, जो लेटरल बेंचेस है उसको वो हटा देता है, प्लांट की ग्रोथ सही सही ऊपर ऊपर कराता है, इसे कहते हैं अपाइकल डोमिनेंस। सही बात है। सो अपाइकल डोमिनेंस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब एनसीईआरटी क्या कहती है कि भाई इसी का यूज आप हेज मेकिंग के लिए कर सकते हो। कैसे? अब हेज मेकिंग मतलब क्या, हेज मेकिंग मतलब क्या, आपको पता होगा, किसी किसी लोगों के कंपाउंड्स आपने देखे होंगे, गार्डन वार्डन में गए होंगे। अब उनमें क्या होता है बेटा, हम ये इस तरीके से प्लांट को लगाया जाता है और प्लांट भाई एक दूसरे के इतने क्लोज रहते हैं कि भाई वो अपना एज अ कंपाउंड आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन ये चीज तभी पॉसिबल है जब आप ये अपाइकल डोमिनेंस को हटा दो, जब आप यहाँ पे अपाइकल डोमिनेंस को हटा दो, क्योंकि अपाइकल डोमिनेंस हटेगा तभी तो लेटरल बेंचेस बनेंगे और यहाँ पे आप हेज बना सकते हो, मतलब उस टाइप का प्लांट्स का कंपाउंड बना सकते हो। सही बात है। तो एनसीईआरटी क्या कहते हैं कि भाई अपाइकल डोमिनेंस को हटा के हेज मेकिंग के लिए आप इसका यूज कर सकते हो, उन प्लांट्स का यूज कर सकते हो। एनसीईआरटी हमें ये भी बताती है कि भाई ऑक्सीजन ने फ्लावरिंग तो करा है प्लांट में, साथ ही में ऑक्सीजन इंड्यूसेस द पार्थेनोकार्पी इन पाइनएप्पल। पार्थेनोकार्पी मतलब क्या, द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। डायरेक्ट ये चीज कर सकते हो। 2,4-D जो कि सिंथेटिक ऑक्सीजन है, ये क्या करता है, एक गार्डन में आप इसको यूज कर सकते हो। ये भाई वीड को मार देता है, गार्डन में जो वीड रहता है वो मार देता है। याद कैसे रखोगे, 2,4-D डी, 2,4-D डी किज द डाइकॉट, 2,4-D डी किज द डाइकॉट वीड इन द गार्डन। भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ऑक्सीजन जाइलम डिफरेंशिएशन भी कराता है, एक जाइलम डिफरेंशिएशन भी कराता है। ये ओल्ड लीफ का एब्सिशन करा देता है। मान लो ये लीफ ओल्ड हो गया तो ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन उसको गिरा देगा, ऑक्सीजन उसको गिरा देगा, ये लीफ गिर जाएगा। सही बात है। सो एब्सिशन ऑफ ओल्डर लीव्स, रूटिंग इन स्टेम कटिंग। मान लो रोज का भाई, रोज का एक स्टेम ले लिया आपने, आपको रोज प्लांट बहुत अच्छा लगा, आप चाहते हो कि आप भी उसको ग्रो करो। अब उस गार्डन में रहे, आपने उसको स्टेम कट करके लाया, अब जमीन में डालोगे तो भाई वो जिंदा नहीं रहेगा, रूट नहीं उसके पास, तो आप उसके नीचे ऑक्सीजन लगा दो, उसको आ जाएंगे रूट। सो दैट इज रूटिंग इन स्टेम कटिंग के लिए भी आप ऑक्सीजन का यूज कर सकते हो। अब ये जो फंक्शन है जो मैं बात कर रहा था, थोड़ी देर बाद बात करता हूँ, वो बात ये है कि ये जो फंक्शन है इनको याद रखने के लिए अमेजिंग के ट्रिक है बेटा। जस्ट मुझे एक बार रिमाइंड कर देना, मैं वो टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो ये सभी फंक्शन को आप आसानी से याद रख सकते हो। सही बात है ना। अब अपन आगे बढ़ रहे हैं, बात करेंगे गिबरलिक एसिड की। व्हाट इज गिबरलिक एसिड? कुछ लोग इसको जिबरलिक कहते हैं, बट इट इज अ गिबरलिक। जो बोलना है बोलो, आंसर का जवाब सही आना चाहिए। सो गिबरलिक एसिड भी ग्रोथ प्रमोटर है, ग्रोथ को प्रमोट करता है। अभी हमने देखा कि ऑक्सीजन ग्रोथ प्रमोटर है, वे फ्लावरिंग करा रहा था पाइनएप्पल में, बहुत सारी चीजें की उसने। सो गिबरलिक एसिड भी ग्रोथ प्रमोटर है। गिबरलिक एसिड का भाई जन्म कैसे हुआ, मतलब इसको डिस्कवर कैसे किया गया, तो एक भाई एक ये जो राइस है, ये जो राइस है ना, ये राइस का जो प्लांट है, ये जो राइस का जो प्लांट है, ये जो राइस का जो प्लांट है ना, इस तरीके से होता है। ओके, इस तरीके से होता है, इस तरीके से ये प्लांट का स्टेम मान लो, इस तरीके से होता है। तो कुरोसावा ने क्या दिखा, कुरोसावा में ये दिखा कि भाई जो राइस के जो सीडलिंग होते हैं, ये जो राइस के जो सीडलिंग होते हैं, उसकी हाइट उनको दिखाई दी कि उसकी हाइट काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। उन्होंने जब ध्यान से देखा तो उनको ये पता चला कि भाई इसको तो बेकेन नाम का डिसीज हुआ है। मतलब बेसिकली उनको ये पता चला कि बेकेन नाम के डिसीज में भाई राइस के जो सीडलिंग होते हैं उसकी हाइट बढ़ जाती है। फिर उन्होंने ये ढूंढा कि भाई ऐसा क्यों हुआ, इस बेकेन डिसीज में बेसिकली हुआ तो क्या हुआ जिसकी वजह से प्लांट की भाई हाइट तो बढ़ गई। इसका मतलब भाई फंगस ने कुछ तो बनाया जिसकी वजह से भाई प्लांट का जो राइस का सीडलिंग है उसकी भाई लेंथ बढ़ चुकी है, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। तो वो उन्होंने ढूंढ के निकाला, जिससे उन्होंने कहा कि गिबरलिंस, एक गिबरेला नाम का जो फंगस होता है वो गिबरलिंस बनाता है। सो गिबरलिंस क्या करता है भाई, सो गिबरलिंस क्या करता है, ध्यान से देखो। सो गिबरलिंस कई तरीके से होते हैं, गिबरलिंस 1, 2, 3, 4 कई तरीके से, लेकिन जो गिबरलिंस ढूंढ के निकाला गया वो था गिबरलिक एसिड 3। सही बात है, सही बात है। ओके, ये इसका नेचर है टर्पिन, जैसे ऑक्सीजन का नेचर इंडोल था, दिस इज टर्पिन इन नेचर। अब ये चीज क्या करता है, अब ये चीज क्या करता है, देखो गिबरलिक एसिड करता क्या है एक्चुअली। सो बेसिकली मैं ये कहता हूं कि ये जो गिबरलिक एसिड है इसके 4 फंक्शन है। बेसिकली मैं कहता हूं कि ये जो गिबर, ध्यान से सुनना, इसी तरीके से याद रखना, ये जो
ये जो गिबरलिक एसिड है, ये जो गिबरलिक एसिड है, इसके चार फंक्शन हैं, चार फंक्शन, चार फंक्शन, चार फंक्शन, चार फंक्शन। कौन सा? एक है डिलेइंग, एक फंक्शन को हम कहेंगे डिलेइंग, डिलेइंग, एक को हम कहेंगे माल्टिंग, एक को हम कहेंगे एलोंगिंग, और एक को हम कहेंगे बोल्टिंग। सही बात है। ओके, सो लेट्स से कि भाई अब यहाँ पे क्या क्या बात हो रही है। सो देखो ये भाई साहब कर क्या रहे हैं यहाँ पे, तो देखो भाई साहब यहाँ पे देखो ये कर क्या रहे हैं। सो ये जो है गिबरलिक एसिड, ये इंटरनोडल एलोंगेशन प्रमोट करता है। तो शुगर किन का भाई इंटरनोडल एलोंगेशन हो जाएगा, तो शुगर किन तो देर बढ़ जाएगी, उसके तो स्टेम को आप यूज कर सकते हो। सो यू कैन यूज गिबरलिक एसिड फॉर द इंटरनोडल एलोंगेशन इन द शुगर केन। साथ में ये क्या कर रहा है देखो, ये डिलेइंग करता है। किस चीज का डिले करता है? इट डिलेड फ्रूट सेनेसिस। मान लो एक फार्मर है, उसके प्लांट को भाई फ्रूट आ चुके हैं, उसके लिए जो भी ट्री लगा है उसको फ्रूट आ चुके हैं, लेकिन अभी पूरे मार्केट में भाई फ्रूट बिक रहे हैं, तो मार्केट में फ्रूट की सप्लाई ज्यादा है, सही बात है, तो उसको रेट कम मिलते हैं। वो चाहता है कि भाई जब सीजन खत्म होगा ना तब मैं मेरे फ्रूट को बेचूंगा। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे भाई वो जो फ्रूट है इसका तो सेनेसेंस हो जाएगा, वो तो प्लांट ट्री के ऊपर लगा पड़ा है। तो यहाँ पे आप गिबरलिक एसिड का यूज कर सकते हो टू डिले द फ्रूट सेनेसेंस, और आपको एक मार्केटिंग के लिए आपको एक टाइम मिल जाता है। वो जो फ्रूट है ट्री पे ही रहेगा और वो बिल्कुल खराब नहीं होगा, मतलब अब उसमें आगे की प्रोसेस नहीं होगी, वो राइप नहीं होगा। सो इट डिले द फ्रूट सेनेसेंस, फ्रूट सेनेसेंस डिले कर देता है। सही बात है। और क्या क्या करता है? एलोंगिंग, एलोंगिंग करता है। सो देखो एप्पल का एलोंगेशन कर देगा। मान लो ये एप्पल है, आप उसके ऊपर गिबरलिक एसिड डालो तो ये एप्पल ऐसे लंबू लंबू दिखेगा, राइट। एप्पल का एलोंगेशन कर, माल्टिंग करा देता है। माल्टिंग, माल्टिंग प्रोसेस बेटा, अल्कोहल बनाने से पहले ये जो बार्ली होती है उसका माल्टिंग होना जरूरी होता है। सही बात है, एंजाइमेटिक प्रोसेस है। तो वो जो माल्टिंग है, उस माल्टिंग के प्रोसेस के लिए भी गिबरलिक एसिड आपका हेल्प करा देता है। कोनिफर्स सीड प्रोडक्शन, जैसे कि पाइनस ट्री हो गया, जिम्नोस्पर्म, भाई उसको पॉलिनेशन के बाद, ध्यान से सुना, 2 साल लग जाते सीड को आने के लिए। अब सीड तो आपको खानी है, तो ऐसे हालात में उस कोनिफर के ऊपर आप गिबरलिक एसिड छिड़क दो, उसको जल्दी प्रोसेस हो जाएगा, सीड फॉर्मेशन जल्दी हो जाएगा। बोल्टिंग इन सीड कैबेज, बोल्टिंग मतलब क्या? ये जो कैबेज आप देखते हो तो कैबेज कैसे रहता है ना, इस तरीके से रहता है ना, फ्लावर, राइट। कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर जो रहता है वो इस तरीके से होता है ना, कॉलीफ्लावर कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से क्लोज होता है। सही बात है। ओके, अब क्या करता है गिबरलिक एसिड, क्या करता है बेसिकली, ये चीज बनी कैसे? ये तो था इस तरीके से स्टेम, यहाँ पे था इंटरनोड्स, यहाँ पे इंटरनोड्स थे, और यहाँ पे इस तरीके से लीफ्स लगे हुए थे। ओके, फिर क्या हो रहे थे, ये लीफ जो है, ये जो लीफ है ऐसे क्लोज हो जाते, क्लोज हो जाते, इसे हम रोजेट हैबिट कहते हैं। गिबरलिक एसिड क्या करता है, इन नोड्स में, दैट इज ये जो इंटरनोड्स है उसकी लेंथ बढ़ा देता है, जिसकी वजह से रोजेट नहीं बनता और इसके बड़े बड़े लीफ आपको दिखाई देंगे, मिल जाएंगे। तो ये जो इंटरनोडल एलोंगेशन है इसे हम बोल्टिंग कहते हैं। इट इज बोल्टिंग इन बीट एंड कैबेज। यहाँ पे आप इसका यूज कर सकते हो, मतलब समझ में आया ना आपको। ये देखो इंटरनोड से एक दूसरे के पास में रहेंगे तो ये कॉलीफ्लावर इस तरीके से फ्लावर में बन जाएगा, लेकिन ये जो इंटरनोड है इसकी मैंने लेंथ बढ़ा दी तो ये तो ऐसे क्लोज नहीं हो पाएगा। तो ये जो लीफ है ना, ये अच्छे खासे बड़े बड़े हो जाते हैं क्योंकि अब उनके पास ग्रो होने के लिए जगह है। तो ये है बोल्टिंग। सही बात है। सो बोल्टिंग, एलोंगिंग, माल्टिंग एंड डिलेइंग, इसी तरीके से आप याद रखो, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या चीज होती है, देखते हैं, बात करते हैं। साइटोकाइनिन भाई इसका कहां पे हमें दिखाई देती है? रीजन ऑफ रैपिड सेल डिवीजन, रूट, शूट का टिप, यंग फ्रूट में हमें ये दिखाई देती है। ये भी ग्रोथ प्रोमोटर है, मतलब सेल की डिवीजन कराएगा, प्लांट की ग्रोथ कराएगा। अब हुआ क्या था भाई साहब, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये थोड़ा क्लियर नहीं है ना, क्योंकि मैं जूम कर रहा हूं, लेकिन आपके नोट्स में क्लियर है। सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। तो देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा था, स्कूग और मिलर, ये जो साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया, टोबैको का स्टेम लिया और उससे कुछ सेल ले लिए, कुछ सेल ले लिए। सही बात है, कुछ सेल ले लिए उन्होंने, और उन्होंने चाहा कि भाई इनका हम कल्चर करा देते हैं। इसे हम कहते हैं कैलस सेल, इसे हम क्या कहते हैं, कैलस, इसे हम कहते हैं कैलस, जो कि अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं। टोबैको से उन्होंने ले लिए। अब भाई साहब उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पे
साइटोकाइनिन, सबसे पहले ऑक्सिन तो डाल दिया उन्होंने, ऑक्सिन डाल दिया, ऑक्सिन डाला तो यहाँ पे रूट आ गए। ऑक्सिन क्या करता है, यहाँ पे रूट का फॉर्मेशन करा देता है। अभी हमने देखा एडवेंटिशियस रूट फॉर्मेशन करा देता, लेकिन ये भाई ऊपर की तरफ बढ़ ही नहीं रहा था, दैट इज शूट बन ही नहीं रहा था, मतलब स्टेम लीफ तो बन ही नहीं रहे। तो उन्होंने उसमें डाला कोकोनट का वाटर, उन्होंने उसमें डाला ईस्ट, राइट, उन्होंने उसमें वैस्कुलर टिश्यू जो था उसका एक्सट्रैक्ट डाला, तीन चीजें डाली। फिर बाद में पता चला कि अरे अब तो ग्रोथ हो रही है, तो ये तीन में से कोई हो सकता है जो इसकी ग्रोथ करा रहा है, दैट इज वैस्कुलर टिश्यू हो सकता है, या कोकोनट वाटर हो सकता है, या तो फिर ईस्ट का एक्सट्रैक्ट हो सकता है। तो उन्होंने और अपने एक्सपेरिमेंट को आगे लेके गए और उनको पता चला भाई कोकोनट वाटर की वजह से यहाँ पे भाई इस तरीके से यहाँ पे शूट का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे इस तरीके से शूट का फॉर्मेशन हुआ है, इस तरीके से शूट का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है, ये उनको पता चल गया। तो उन्होंने ढूंढ के निकाला कि भाई वो कोकोनट वाटर में क्या था जिसकी वजह से यहाँ पे शूट का फॉर्मेशन हुआ। उन्होंने उसको नाम दिया काइनेटिन, उन्होंने उसको नाम दिया काइनेटिन जिएटिन, ही नाम दिया। लेकिन वो प्लांट के थ्रू उसको एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर पाए, प्लांट के थ्रू वो उसको बाहर निकाल नहीं पाया, आइसोलेट नहीं कर पाए। सबसे पहले ये जो साइटोकाइनिन था उसको आइसोलेट किया गया हेरिंग फिश से। हेरिंग फिश है बेटा, फिश में भी वो केमिकल दिखाई देता है, उस केमिकल को आप प्लांट के ऊपर डालो तो वो एज अ साइटोकाइनिन फंक्शन करता है। तो हम कहते हैं कि भाई ये काइनेटिन है, ये काइनेटिन है जो कि मुझे फिश में दिखाई देता है, हम कहते हैं कि भाई फिश में मिलने वाला ये साइटोकाइनिन है, सिंपल। फिर बाद में हमने कॉर्न से जिएटिन नाम का साइटोकाइनिन निकाला, और हमें इस तरीके से हमने आइसोलेट किया है। तो ये बात सही हो गई कि स्कूग और मिनर ने दे आइडेंटिफाइड काइनेटिन, ये काइनेटिन उन्होंने आइडेंटिफाई किया, टोबैको कैलस का कल्चर किया था, और उन्होंने उसके बाद ही वो शूट का फॉर्मेशन यहाँ पे कर पाई। ये उन्होंने दुनिया को बता दिया कि सिर्फ साइटो ऑक्सिन से भाई ग्रोथ नहीं होगी, साइटोकाइनिन भी आपको लगेगा, ये बात उन्होंने दुनिया को बता दी। अब इसका नेचर क्या है, इट इज केमिकली एडेनाइन डेरिवेटिव, इट इज केमिकली एडेनाइन डेरिवेटिव। अब इस चीज का आप यूज किसके लिए कर सकते हो, बेसिकली बेटा एक बात समझ लो आप, ये जो है ना ये ऑक्सिन के अपोजिट में काम करता है, मतलब एक तरीके से एंटागोनिस्ट बोल लो। सो ये अपाइकल डोमिनेंस को ओवरकम करता है, अपाइकल डोमिनेंस को ओवरकम करता है, दैट इज ऑक्सिन अपाइकल डोमिनेंस कर रहा था, मतलब लेटरल बेंचेस को ग्रो नहीं होने दे रहा था, लेटरल बेंचेस नहीं ग्रो हो रहे थे बिकॉज ऑफ द अपाइकल डोमिनेंस। लेकिन उसके ऊपर ऑक्सिन लगा दो तो अपाइकल डोमिनेंस को ओवरकम कर देता, हटा देता है। इट डिलेज द लीफ सेनेसेंस, लीफ को बुढ़ा नहीं होने देता, ये इट डिले ऑफ लीफ सेनेसेंस। एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन कराता है, एडवेंटिशियस रूट फॉर्मेशन ऑक्सिन करता है, ऑक्सिडेटिव शूट फॉर्मेशन ये साइटोकाइनिन करता है। क्लोरोप्लास्ट सिंथेसिस भी करता है, ये जो सेल है, ये जो सेल्स है, इस सेल्स में क्लोरोप्लास्ट का सिंथेसिस वो करा देता है। तो ये बात तो रही साइटोकाइनिन के बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि भाई यहाँ पे बात हो रही है इथिलीन। इथिलीन क्या करता है, ये हमें दिखाई देता है, कहाँ पे दिखाई देता है, इट हमें दिखाई देता है इन टिश्यूज which are undergoing the senescence and ripening of fruit। ये जो फ्रूट है ना, आप घर पे लेके आओ, तो मतलब आप फ्रूट को, आम को लेके आ गए, मैंगो को लेके आ गए, तो आपको पता है कुछ दिनों बाद अपने आप वो राइप होने लगता है, और भाई आपने उसको नहीं खाया तो खराब भी हो जाएगा। इट इज राइपनिंग, वो जो फ्रूट राइप हो रहा है वहां पे इथिलीन आपको दिखाई देता है। और जो स्ट्रक्चर से बुढ़े हो रहे हैं प्लांट में, सेनेसेंस जिनका हो रहा है वहां पे भी आपको इथिलीन दिखाई देता है। ये एक ग्रोथ इनहिबिटर है, ये एक ग्रोथ इनहिबिटर है। देखो कैसे, इनको ढूंढ के किसने निकाला, इसको ढूंढ के निकाला कजिन्स नाम के साइंटिस्ट ने, ऑरेंजेस में, ऑरेंजेस की स्टडी की, वहां से इथिलीन को ढूंढ के निकाला। अब इथिलीन ये गैसेस फॉर्म में होता है बेटा, बहुत पुराने जमाने का प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। पुराने जमाने में तो ऐसा होता था कि ये तो मान लो ये आपका, लोग क्या करते थे, एक रूम में ऑरेंजेस को भर के रखते थे, उसके ऊपर इथिलीन की ग्रास डाल देते थे, और ये जो ऑरेंजेस है राइप हो जाते थे। तो इथिलीन बहुत पुराना प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। अब ये जो इथिलीन है ये लिक्विड फॉर्म में भी आपके पास अवेलेबल है, जिसे हम इथेफॉन कहते हैं, विच इज अ लिक्विड फॉर्म ऑफ इथिलीन। ओके, गैसेस फॉर्म, इसका नेचर क्या है, इथिलीन, इथिलीन ही नेचर है इसका, सही बात है। अब इसका यूज किसके लिए आप कर सकते हो, फ्रूट राइपनिंग के लिए। बहुत पुराने जमाने से हम इसको फ्रूट राइपनिंग के लिए यूज करते हुए आ रहे हैं, फ्रूट राइपनिंग के लिए। सेनेसेंस एंड एब्सिशंस ऑफ अ प्लांट, ये क्या करता है, ध्यान से देखो, इथिलीन बड़ी जल्दी जल्दी कराता है,
प्लांट को कहता है कि भाई मैच्योर हो जाए, प्लांट मैच्योर हो गया तो कहता है कि भाई अब अपना तो लीफ को गिरा दे, सेनेसस करा दे, है ना, एब्सिशन करा दे, लीफ को भाई बुढ़ा कर दे, एब्सिशन भी करा दे, उसको गिरा दे। ये करता है इथिलीन, जल्दी जल्दी करता है। प्लांट को कहता है कि जल्दी जल्दी फ्रूट को राइप कर दे, जल्दी जल्दी लीफ को मैच्योर कर दे, जल्दी जल्दी लीफ को नीचे गिरा दे, इस तरीके से, राइट। ये क्या कर रहा है, और देखो जर्मिनेशन ऑफ सीड कर रहा है, सीड को भी जल्दी जल्दी कर रहा है। सीड आपने डाल दिया, ये क्या करता है, इथिलीन कहता है कि भाई जल्दी सीड जल्दी जल्दी भाई जर्मिनेट कर दो, सीड को जल्दी जल्दी जर्मिनेट कर दो। ये बहुत जल्दबाजी करता है ये। ओके, सो सेनेस इस तरीके से याद रखना बेटा। ओके, तो सेनेसस कर रहा है, एब्सिशन कर रहा है, जर्मिनेशन ऑफ सीड कर रहा है। भाई देखो पाइनएप्पल में फ्लावरिंग कर रहा है, पाइनएप्पल का प्लांट हमने लगाया, बोलता है कि पाइनएप्पल चल जल्दी जल्दी फ्लावर बना दे, चल जल्दी जल्दी फ्लावर बना दे। ऑक्सीजन भी यही कर रहा था, ये भी यही कर रहा है, फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग पाइनएप्पल, मैंगो, कुकुम्बर, ये करा दे। इंटरनोड एलोंगेशन कराता है, गिबरलिक एसिड भी इंटरनोड एलोंगेशन करा रहा था, लेकिन शुगर केन में ये राइस प्लांट में इंटरनोड का एलोंगेशन कराता है। यही तो खास बात है, तो बहुत बेहतरीन टेबल। अब क्या होता है, ये जो फ्रूट आपने लाया, ये जो मैंगो आपने लाए, अब होता क्या है कि भाई हर एक सेल रेस्पिरेशन करता है, आपको पता है। अब ये जो फ्रूट है आपने प्लांट से उसको तोड़ दिया, फिर भी इसके अंदर के जो सेल है ये रेस्पिरेशन तो हो ही रहा है। रेस्पिरेशन मतलब क्या, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो ही रहा है, तो इनमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, जिसकी वजह से भाई स्टार्च ब्रेकडाउन हो रहा है, जिसकी वजह से एक मिठास आ रही है उस फ्रूट को। तो इसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक। इसे हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक। इसे रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक को एक बढ़ा देता है इथिलीन। तो ये जो फ्रूट राइप हो रहा है ना, इससे इथिलीन निकल रहा है, और उसके बाजू में जो मैंगो रहेगा उसको भी वो राइप करके देगा। इसलिए तो हम कहते हैं कि भाई एक अगर मैंगो खराब हो गया तो पूरा का पूरा वो आपका पूरा बॉक्स ही खराब कर देता है, तो बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ इथिलीन। ये चीज हो गई बेटा, बहुत ध्यान से पढ़ना है, सही बात है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एब्सिसिक एसिड। ये बहुत ही केयरफुल हार्मोन है। इथिलीन कैसे जल्दबाजी कर रहा था, जल्दी जल्दी फ्रूट राइप कर दे, जल्दी जल्दी सेनेसिस कर दे, जल्दी जल्दी एब्सिशन कर दे, इस तरह से। लेकिन एब्सिसिक एसिड जो कि अपने अब्बा है, एब्सिसिक एसिड को अपन कहते हैं अब्बा। अब्बा बहुत ही केयरफुल रहते हैं, देखते हैं कि अब्बा एक्चुअल में करते क्या क्या है। सो लेट्स सी एब्सिसिक एसिड क्या क्या करा रहा है। एब्सिसिक एसिड एक ग्रोथ इनहिबिटर है। बहुत से लोगों ने इसको ढूंढ के निकाला, सो इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट द्वारा इसको ढूंढ के निकाला गया। बेसिकली इट इज कैरोटीनॉइड इन नेचर, बेसिकली इट इज कैरोटीनॉइड इन नेचर। ये भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है। अब ये क्या है, ये स्ट्रेस हार्मोन है बेटा। स्ट्रेस हार्मोन है मतलब क्या, मान लो बाहर बहुत ज्यादा, मान लो बाहर बहुत, एक मिनट बेटा, मान लो मान लो बाहर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, उसमें क्या होगा कि प्लांट का ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ जाएगा, स्टोमेटा में से वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर निकल जाता। ऐसे हालात में प्लांट को जिंदा रखने के लिए वो स्टोमेटो को क्लोज कर देता, क्योंकि अब्बा है ना, कहते हैं कि भाई स्टोमेटो क्लोज कर दे, बाहर तो बहुत ज्यादा गर्मी है, इस तरीके से क्लोजर ऑफ स्टोमेटो। इट प्रमोट्स सीड डोरमेंसी। भाई आपने सीड लगा लिया है ना, ये कहता है कि बेटा अभी अभी तू अभी के अभी मैच्योर मत हो, अभी के अभी तू मैच्योर मत हो, बाहर ठीक नहीं चल रहा है माहौल, राइट। तो सीड डोरमेंसी को प्रमोट करता है, जबकि इथिलीन जल्दीबाजी कर रहा था, सीड को जर्मिनेट करा दो, जर्मिनेट कर दो, ये डोरमेंसी प्रोवाइड कर रहा है। इट इनहिबिट्स द सीड जर्मिनेशन, मतलब इथिलीन के अपोज में एक्शन है। सो बेसिकली एब्सिसिक एसिड और इथिलीन है ना, ये एंटागोनिस्ट है, ये एंटागोनिस्ट है। मैं 1 बाय इथिलीन ऐसे लिखता हूँ समझने के लिए, सही बात है। वैसे ही साइटोकाइनिन और ऑक्सिन ये भी एक दूसरे के एंटागोनिस्ट इफेक्ट दिखाई देते हैं इनमें हमें, सही बात है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इट एक्ट एज अब्बा, एक्ट एज स्ट्रेस हार्मोन, भाई अपने स्ट्रेस को कम कर देते हैं। इट इनहिबिट्स द सीड जर्मिनेशन, इट प्रमोट्स द सीड डोरमेंसी एंड इट प्रमोट्स द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, सही बात है, इस तरीके से। तो बहुत ही बेहतर वे में हमने इन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को पढ़ा है। नाउ लेट्स सी, हम तो बात कर रहे हैं भाई प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, तो यहाँ पे अब बात होगी कि भाई प्लांट के फ्लावर में डेवलपमेंट किस तरीके से होती है। सो लेट्स से इट इज कॉल्ड द फोटोपीरियडिज्म। तो ध्यान से देखो, प्लांट रिक्वायर्स अ पीरियोडिक एक्सपोजर टू लाइट। अब ये जो प्लांट होता है उसको फ्लावर किस तरीके से आते हैं, प्लांट को फ्लावर आने के लिए प्लांट को लाइट की जरूरत होती है। प्लांट रिक्वायर पीरियोडिक एक्सपोजर टू लाइट टू इंड्यूस फ्लावरिंग, दिस रिस्पॉन्स इज कॉल्ड एज फोटोपीरियोडिज्म। दिस रिस्पॉन्स इज कॉल्ड एज फोटोपीरियोडिज्म। प्लांट रिक्वायर पीरियोडिक एक्सपोजर टू द लाइट। अब देखो ध्यान से होता क्या है, अब देखो ध्यान से कि हमने एक प्लांट लिया और इस प्लांट को जो है भाई साहब, अब ये जो प्लांट है इस प्लांट को अब धीरे 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 यहाँ पे फ्लावर आ रहे हैं, ये देखो फ्लावर आ रहे हैं।
अब ये देखो फ्लावर आ रहे हैं, लेकिन इस प्लांट को फ्लावर तभी आते हैं, इन प्लांट्स को फ्लावर तभी आते हैं जब इसको एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए लाइट मिल जाता है। तो ध्यान से सुनो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, तो ध्यान से सुनो मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ, ये रहा ड्यूरेशन ऑफ अ लाइट, सही बात है मैं दे रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने इसे कहा क्रिटिकल, इसे हम कह रहे हैं कि क्रिटिकल ड्यूरेशन ऑफ अ लाइट। सो मैंने यहाँ से लाइट देना शुरू किया और मैं यहाँ पे इतने देर के लिए लाइट दे रहा हूँ। ध्यान से सुनो, तो इस ड्यूरेशन के बाद भी, इस ड्यूरेशन के बाद भी अगर किसी प्लांट में फ्लावरिंग हो रहा है तो उसे मैं कहता हूं लॉन्ग डे प्लांट। सो लॉन्ग डे प्लांट मतलब क्या? सो द प्लांट्स दैट रिक्वायर एक्सपोजर टू लाइट फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग a well defined critical duration, it is called as long day plan. So मैंने इसे कहा क्रिटिकल ड्यूरेशन, मान लो 6 घंटे का है क्रिटिकल ड्यूरेशन, तो उसको आप 7 घंटे के लिए लाइट दो तो वो फ्लावर कर रहा है, उससे आप कहोगे कि ये लॉन्ग डे प्लांट है। 7 घंटे के लिए दो, 8 घंटे के लिए दो, 9 घंटे के लिए दो, तो वो फ्लावर कर रहा है, तो उसे हम लॉन्ग डे प्लांट कहोगे। तो 6 घंटे का इसका क्रिटिकल ड्यूरेशन था, मान लेते हैं। अब अगर उसने आप, अब उस प्लांट को सिर्फ 5 घंटे के लिए अगर लाइट मिल रहा है, बाहर सनलाइट मिल रहा है, तो वो फ्लावर नहीं करेगा क्योंकि उसका क्रिटिकल ड्यूरेशन 6 घंटे का है। अब देखो शॉर्ट डे प्लांट क्या होता है? शॉर्ट डे प्लांट मतलब क्या? मान लो एक अलग टाइप का प्लांट है, उसके लिए क्रिटिकल ड्यूरेशन जो है, ये भाई साहब उसके लिए क्रिटिकल ड्यूरेशन जो है, लेट से कि वो है यहाँ पे 8 घंटे का, लेट से। ओके, अब ये जो प्लांट है शॉर्ट डे प्लांट है, मतलब क्या? इसका क्रिटिकल ड्यूरेशन 8 घंटे का, तो आप उसको 7 घंटे के लिए लाइट दो, वो फ्लावर कर जाएगा। आप उसको 6 घंटे के लिए लाइट दो, वो फ्लावर कर जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे शॉर्ट डे प्लांट्स मतलब क्या? दीज आर द प्लांट्स दैट रिक्वायर द एक्सपोजर टू लाइट फॉर अ पीरियड लेस देन अ वेल डिफाइंड क्रिटिकल ड्यूरेशन। तो क्रिटिकल ड्यूरेशन से अगर कम के लाइट में अगर वो फ्लावर कर जाता है तो उसे हम कहते हैं शॉर्ट डे प्लांट, उसे हम शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सी बात यहाँ पे हमने पढ़ ली है। Now, when there is no such correlation between exposure to light duration and induction flowering response, such plants are called as day neutral plant. अगर ऐसा कुछ नहीं है, क्रिटिकल ड्यूरेशन का कोई झंझट नहीं है, तो उसे हम कहते हैं डे न्यूट्रल प्लांट। सो यहाँ पे आप देख रहे हो लॉन्ग डे प्लांट, ये जो प्लांट है इसके लिए जो क्रिटिकल ड्यूरेशन है ये इतना है, क्रिटिकल ड्यूरेशन से ज्यादा का लाइट आपने दे दिया अब वो, तो देखो उसको फ्लावर आ गया, इसे हम कह रहे हैं लॉन्ग डे प्लांट। अब ये जो प्लांट है उसके लिए क्रिटिकल ड्यूरेशन ये है, क्रिटिकल ड्यूरेशन से आपने कम लाइट दे दिया तब जाके फ्लावर आया, आपने इसे शॉर्ट डे प्लांट कहा। और ये जो प्लांट है ये डे न्यूट्रल प्लांट है, इसमें कोई झंझट नहीं है क्रिटिकल ड्यूरेशन की, ये वैसे भी फ्लावर कर जाएगा। सो हार्मोनल सब्सटेंस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावरिंग माइग्रेट्स फ्रॉम लीव्स टू द शूट अपाइसेस फॉर इंड्यूसिंग फ्लावर। अब यहाँ पे बात हो रही है कि ये जो फ्लावर है किस तरीके से आ रहा है, तो एनसीईआरटी कहती है कि यहाँ पे भाई कुछ फ्लावर इंड्यूसिंग सब्सटेंस होता है। सो हार्मोनल सब्सटेंस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावरिंग दिस माइग्रेट्स फ्रॉम द लीव्स। सो एनसीईआरटी कहती है कि कुछ यहाँ पे हार्मोन सब्सटेंस होता है, फ्लोरिजन जिसे हम कह रहे हैं, जो कि फ्लावरिंग को इंड्यूस करने वाला सब्सटेंस है, हार्मोन है। ये फ्लोरिजन ये लीफ से ऐसे 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 जाता है और फिर यहाँ पे फ्लावर का फॉर्मेशन करा देता है। तो ये मतलब अपने को लगता है, मतलब कभी हमें लगेगा कि ये फ्लावर यहाँ पे आ रहा है तो फ्लोरिजन यहीं पे बना होगा, नहीं, वो लीफ में बनता है, लीफ के थ्रू भाई फ्लावर तक भाई मूव करते हुए जाता है, ये बात हो रही है यहाँ पे। तो एनसीईआरटी हमें वो बता रही है, इट माइग्रेट्स फ्रॉम द लीव्स। नाउ वर्नलाइजेशन, तो अभी हमने देखा कि भाई फ्लावर, किसी भी प्लांट को फ्लावर आने के लिए एक सनलाइट को पर्टिकुलर एक्सपोज होना जरूरी होता है, पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए एक्सपोज होना जरूरी होता है। साथ ही में और एक रिक्वायरमेंट है, कौन सी रिक्वायरमेंट है? प्लांट like in addition to the sunlight duration for a particular duration, plant also require exposure to low temperature। प्लांट को लो टेम्परेचर की जरूरत होती है तभी उसको फ्लावर आते हैं। मतलब प्लांट को फ्लावर आने के लिए भाई दो रिक्वायरमेंट है। ये जो प्लांट है, इस प्लांट को अगर फ्लावर आने चाहिए, ये चाहता है कि उसको फ्लावर आ जाए, तो इसकी दो रिक्वायरमेंट है। एक है उसको सनलाइट मिलना चाहिए फॉर पर्टिकुलर ड्यूरेशन, सनलाइट मिलना चाहिए। दूसरी बात, वो उसने खुद को कोल्ड टेम्परेचर के लिए भी खुद को एक्सप्रेस करना चाहिए, कोल्ड टेम्परेचर के लिए भी खुद को एक्सप्रेस करना चाहिए। सो प्लांट रिक्वायर्ड एन एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर टू इंड्यूस फ्लावरिंग, दिस रिस्पॉन्स इज कॉल्ड एज वर्नलाइजेशन, दिस रिस्पॉन्स इज कॉल्ड एज वर्नलाइजेशन। सही बात है, ओके राइट। नाउ लेट्स से, लेट्स प्रोसीड बेटा, लेट्स प्रोसीड नाउ। नाउ अब वर्नलाइजेशन के बारे में अपन बात करते हैं, वर्नलाइजेशन के बारे में अपन बात कर रहे हैं। सो लेट्स से, हाँ, अब यहाँ पे एनसीईआरटी ने दो पॉइंट्स यहाँ पे बताए हैं कि बाइनियल प्लांट क्या होते हैं। सो मोनोकार्पिक प्लांट दैट नॉर्मली फ्लावर एंड डाई इन द सेकंड सीजन। बाइनियल प्लांट मतलब क्या? ये ऐसे प्लांट होते हैं कि जिनमें
पहले सीजन में ग्रोथ होती है और बाद में सेकंड सीजन में उनकी डेथ हो जाती है। सो बाइनियल प्लांट्स दीज आर द मोनोकार्पिक प्लांट दैट नॉर्मली फ्लावर एंड डाई इन द सेकंड सीजन। तो ये बात यहाँ पे हो रही है। सो वर्नलाइजेशन के बारे में आपने इतना ही पढ़ा कि भाई प्लांट को जैसे सनलाइट की जरूरत होती है वैसे ही उसको कोल्ड टेम्परेचर की जरूरत होती है, जिसे हम वर्नलाइजेशन कहते हैं। सनलाइट की जरूरत होना मतलब फोटो पीरियडिज्म, कोल्ड टेम्परेचर की जरूरत होना मतलब वर्नलाइजेशन। इंसेट ने पाइनियर प्लांट्स के बारे में बताया। पाइनियर प्लांट्स के एग्जांपल्स हमें दिए शुगर बीट, कैबेज एंड कैरेट। ये बिल्कुल पता चाहिए, शुगर बीट, कैबेज एंड कैरेट। सब्जेक्ट इन द ग्रोइंग ऑफ अ बाइनियर प्लांट टू अ कोल्ड ट्रीटमेंट सिमुलेट्स अ सब्सिक्वेंट फोटोपीरियोडिक फ्लावरिंग रिस्पांस। एनसीईआरटी हमें ये बताती है कि ये जो बाइनियल प्लांट होता है जो फर्स्ट सीजन में ग्रो करता है, सेकंड सीजन में उसको फ्लावर आ जाते हैं। अब अगर इसको आपने कोल्ड टेम्परेचर को जब आप इसको एक्सपोज करते हो तब इसको यहाँ पे फ्लावर आ जाते हैं। तो ये सही बात है जो अभी हमने देखी कि भाई प्लांट को भाई उसको अगर ग्रोथ होनी चाहिए, उसको फ्लावर आने चाहिए, तो कोल्ड टेम्परेचर की जरूरत उसको होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सीड डॉर्मेंसी। सीड डॉर्मेंसी क्या होता है? फेल्यूर ऑफ सीड टू जर्मिनेट इवन वे इन द एक्सटर्नल कंडीशन फेवरेबल, इट इज कॉल्ड एज सीड डॉर्मेंसी। मान लो आपने एक सीड यहाँ पे ले लिया, अब बाहर की कंडीशन फेवरेबल है, अच्छा खासा मॉइस्चर है, अच्छा खासा टेम्परेचर है, अच्छा खासा सनलाइट अवेलेबल है, वाटर अवेलेबल है, लेकिन फिर भी ये जो सीड जर्मिनेट नहीं कर रही है, तो उसे हम कहेंगे कि सीड डॉर्मेंसी में जा चुकी है। सीड इट इज कॉल्ड एज सीड डॉर्मेंसी। सो विच आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सीड डॉर्मेंसी? ऐसे कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से ये सीड डॉर्मेंसी में चली गई है? हार्ड सीड कोट। ये भाई सीड कोट हार्ड है जिसकी वजह से इसके अंदर पानी नहीं जा रहा है, सीड जर्मिनेट नहीं कर पा रही है। प्रेजेंस ऑफ केमिकल इनहिबिटर, कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि डॉर्मेंसी यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं। ये केमिकल्स है एब्सिसिक एसिड जो अपनी अब बात है अभी, फिनोलिक एसिड, पैराअब्सॉर्बिक एसिड। नीट 2020 में पूछा गया था। एब्सिसिक एसिड, फिनोलिक एसिड, पैराअब्सॉर्बिक एसिड, भाई ये सीड डॉर्मेंसी को प्रमोट करते हैं। इमेच्योर एम्ब्रियो, भाई एम्ब्रियो मैच्योर ही नहीं हुआ तब भी ये सीड डॉर्मेंसी में चला जाता है। सही बात है। नाउ व्हाट आर द मेथड्स टू ओवरकम सीड डॉर्मेंसी? अब आप क्या कर सकते हो? आप चाहते हो कि नहीं सीड जर्मिनेट कर जाए, तो भाई नेचुरल मेथड है, कुछ आर्टिफिशियल मेथड है। नेचुरल मेथड में क्या होता है? सीड कोड एब्रेजन कॉज्ड बाय द माइक्रोबियल एक्शन पैसेज थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ एनिमल। भाई ये जो सीड कोट है, कुछ ऑर्गेनिज्म उसको कट कर देते हैं, जिसके बाद वहां पे पानी की एंट्री हो जाती है, सीड के अंदर जर्मिनेट कर जाती है। या तो फिर मान लो किसी एनिमल ने इसको खा लिया, फ्रूट खा लिया, उसके अंदर सीड चले गए। सही बात है। अब ये जो सीड चले गए तो प्लांट जो एनिमल था उसके डाइजेस्टिव एंजाइम ने उसके सीड कोड को भाई डिसॉल्व कर दिया। अब जैसे वो बाहर फीसेस के थ्रू आ जाएगा सीड, तो जर्मिनेट कर जाएगा। तो इस तरीके से सीड कोड को ब्रेक किया जाता है नेचुरल वे में। आर्टिफिशियल वे में भी आप खुद कर सकते हो। कैसे? बाय ब्रेकिंग द सीड कोड बैरियर। खुद ब्रेक कर दो, हो जाएगी बात। बाय चिलिंग ट्रीटमेंट, उसको भाई चिल टेम्परेचर के लिए एक्सपोज कर दो तो भाई वो जर्मिनेट कर जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ गिबरलिक एसिड, भाई आपको पता है गिबरलिक एसिड, एप्लीकेशन ऑफ गिबरलिक एसिड एंड नाइट्रेट, ये अगर आप करते हो तो भी आप सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक कर दोगे, तो भी आप सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक कर दोगे। सही बात है। ओके, सो इसी तरीके से देखो बेटा, इस तरीके से हमने बहुत ही बेहतरीन वे में यहाँ पे अपना जो चैप्टर है दैट इज प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विद द हेल्प ऑफ पावरफुल एनसीईआरटी बेस्ड किट इज पावर नोट्स के साथ कंप्लीट कर लिया है। ओके, सो बेटा दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। वीडियो को जल्दी से लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। लव यू बेटा, टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।